सभी को नमस्ते। शुरू करने से पहले श्रद्धेय बाबा जी, श्रद्धेय नागराज जी को नमन करता हूँ। उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करता हूँ। तो ऐसा मैंने अभी सोचा तो नहीं था कि क्या किस टॉपिक पे बात करेंगे, बट आई थिंक थोड़ा सा ओपन एंडेड ही रखते हैं इसको। जिस तरीके से हमने शुरू किया था, मतलब एक चीज पर हम एग्री हुए थे, सर्व मानव में शुभ की सहज अपेक्षा है। अपने जीवन का हमने अध्ययन किया था और उसमें हमने देखा था कि आत्मा और बुद्धि जो है वो करप्ट नहीं हो सकती है ना। और ये स्थिति हर एक जीवन के साथ में है, चाहे वो समझा हो ना समझा हो। ना समझ में भी आत्मा जो है वो अप्रभावित रहता है और बुद्धि में कुछ विषम प्रवेश नहीं करता है। तो जीवन का एक भाग जो कोर भाग है वो आत्मा जो है स्वयं मध्यस्थ है और बुद्धि जो है वो सम है। इसके प्रभाव में चित्त में सूक्ष्म इच्छा है। सूक्ष्म इच्छा क्या है कि न्याय, धर्म और सत्य की अपेक्षा। भले ही उसका हमारे पास में विचार स्पष्ट नहीं है ना, ये कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, किस तरीके से ये प्रमाणित होगा, ये हमारे पास में विचार स्पष्ट नहीं है। पर ऐसी सूक्ष्म इच्छा जो है हमारे अंदर मौजूद है। ये अपना फैक्ट्री सेटिंग है। इसके साथ में हम हर बालक, हर बच्चा जो जन्म लेता है और हर व्यक्ति, हर आयु का जो है उसके अंदर ये स्थिति बनी हुई है। सूक्ष्म इच्छा के रूप में हम गलत नहीं है। और फिर हमने ये देखा था चित्त में निरंतरता की अपेक्षा है, वृत्ति में समाधान की अपेक्षा है और मन में मूल्यों की अपेक्षा है। तो ये जो शुभ की सहज अपेक्षा है वो एक्चुअली उन्हीं तीनों की बात है। निरंतरता, समाधान और मूल्य, इनकी अपेक्षा हमारे जीवन में निरंतर बनी हुई है। तो ये वाली जो बात है, अभी दर्शन से हम क्या कर रहे हैं, हम अपने अध्ययन और अभ्यास पूर्वक अपने चित्त, वृत्ति और मन को इस अपेक्षा के अनुरूप बना रहे हैं। अभी भी जैसे हम कोई ट्रेनिंग लेते हैं तो इसमें अपने मन को, अपने चित्त को ही साधते हैं ना। चाहे प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो उसके हम टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग का लॉजिक सीखते हैं, उसको कोड करना सीखते हैं और फिर उसके बाद उसको करना सीख जाते हैं। एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, है ना। तो अपना ही
चित्त, वृत्ति और मन जो है उसके आकार में हो जाता है। ये सीखने वाली चीजों में है। उसी तरीके से समझने वाली चीजों में भी हमारा चित्त, वृत्ति और मन जो है इसके आकार में हो जाता है ना। तो ये जो मूल्य हैं इनको कार्य और व्यवहार में प्रमाणित करने के लिए हमारी कुछ अध्ययन और अभ्यास जो है वो हम में सिद्ध हो जाता है। तो ये अपेक्षा जो है हम में प्राकृतिक रूप से है ना? ठीक है ना। अब इसके लिए, इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए हमने देखा था कि हम में यही एक्चुअली अंतरंग साधन है। ये हमारे अंदर जीवन में ये साधन मौजूद है, चित्त, वृत्ति और मन, इनका नियोजन करना है। साथ ही में इसके बाद में अगला साधन है शरीर। शरीर हमारा भौतिक साधन है ना। और फिर उसके बाद में शरीर से जो बनाई हुई चीजें हैं, रूप, पद, धन, बल, ये भी हमारे साधन है ना। यहाँ जब भी आप बोल रहे हो कि चित्त, वृत्ति और मन साधन है, तो नॉर्मली साधन यानी जो दिखता है, जो भौतिक है, उसको हम साधन बोलते हैं। तो यहाँ बोला ये अंतरंग साधन है। ओके, है ना, क्योंकि इनका यूज करने वाला है बुद्धि, है ना, और आत्मा, और ये हैं हमारे बहिरंग साधन। ठीक है। तो इस अपेक्षा को हमको पूरा करना है, और ये हमारे पास में हमने देखा कि इसमें विचारशीलता है, इसमें आशा है और इसमें इच्छा है, और इनकी गति जो है अभी अस्पष्ट गति है ना। अभी इनकी गति जो है अस्पष्ट है, कभी किसी प्रभाव में आ जाते हैं, कभी किसी प्रभाव में आ जाते हैं, कभी शरीर के आवेश में आ जाते हैं, कभी पैसे के दबाव में आ जाते हैं, कभी किसी का कोई हमको चमका देता है, कभी किसी बात से डर जाते हैं, कभी कोई आवेश हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तो उस तरीके से हमारी जो आशा, विचार और इच्छा है वो स्थिर नहीं हो पाती है ना। तो अब अध्ययन क्या है उसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। अध्ययन जिसको कह रहे हैं वो है अधिष्ठान के साक्षी में स्मरण पूर्वक, साथ ही में यहाँ पे अधिष्ठान के साक्षी में और अनुभव की रोशनी में, दोनों चीजें लिखते हैं। अनुभव की रोशनी में स्मरण पूर्वक किया गया क्रिया, प्रक्रिया और प्रयास ही अध्ययन है। तो
अध्ययन एक तरीके से इस जीवन के ऊपर काम है ना। जो एक अपने आप में एक परमाणु है, ब्रेन से भी ज़्यादा सूक्ष्म है, तो अपन ब्रेन सर्जरी से ज़्यादा सूक्ष्म काम कर रहे हैं, और उसके लिए जो है हम खुद अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, है ना। और जैसे अपना डायग्राम है, इसमें 2 जने इन्वॉल्व हैं, है ना। प्रमाण किसी गाइडेंस में हो रहा है ये, है ना। ये अब ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं, है ना। तो ये गाइडेंस में हो रहा है, हम किसी प्रेरणा में, मार्गदर्शन के साथ में ये काम कर रहे हैं। तो प्रमाणित व्यक्ति होता है, इसके पास अनुभव की रोशनी रहता है। प्रमाण ही अनुभव की रोशनी है। और जो कुछ भी सच्चाइयां स्वीकृत होती हैं वो अधिष्ठान के साक्षी में स्वीकृत होती हैं। अधिष्ठान किसको कह रहे हैं? आत्मा को। फाइनली जो है आत्मा ही तृप्ति स्थली है। आत्मा जो है, जो कुछ बुद्धि में हो रहा है उसका दृष्टा बना हुआ है। अध्ययन में जो स्वीकृतियां बन रही हैं वो बुद्धि के स्तर की स्वीकृतियां बन रही हैं, है ना। वो स्वीकृतियां जो आगे कभी हिलेंगी नहीं, है ना। इससे पहले की जो स्वीकृतियां होती हैं, जो चित्त के स्तर की स्वीकृतियां होती हैं, वो परिवर्तन भी हो सकता है उनमें। जैसे हम किसी चीज़ को ठीक मानते थे, आईएएस की तैयारी करनी है या एमबीए की तैयारी करनी है, उसको लक्ष्य माने थे, फिर वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद पाते हैं उसमें तृप्ति नहीं मिली, फिर उसके बाद उसको चेंज कर लिया, कुछ और कर लिया, नौकरी कर लिया, है ना। कुछ सी जगह में रह रहे थे, उस जगह को मान लिया, उसको फिर लगा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर, चेंज कर लिया। तो उसको लेकर हमारे कुछ मान्यताएं बनती हैं, वो चित्त तक ही रहती हैं, वो बुद्धि तक स्वीकृत नहीं होती, क्योंकि बुद्धि में केवल सही बात ही स्वीकृत होती है। तो समाधि संयम पूर्वक जो अस्तित्व को देखा गया है, अस्तित्व सहज सच्चाइयों के अभ्यास का स्वरूप जब हमारे चित्त, वृत्ति, मन और व्यवहार में सज जाता है, तो बुद्धि उसको स्वीकार करती है और आत्मा उसका दृष्टा रहती है। तो आत्मा जो है वो बुद्धि में जो हो रहा है उसका दृष्टा बना रहता है, बुद्धि जो है जो चित्त में हो रहा है उसका दृष्टा बना रहता है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अधिष्ठान के साक्षी में, अनुभव की रोशनी में, स्मरण पूर्वक, स्मरण कहाँ होता है? चित्त में, है ना। तो स्मरण का क्या स्वरूप होगा, है ना। हमको ये स्पष्ट हो जाएगा, हम जो दर्शन का अध्ययन करेंगे, कि क्या चीज जो है, उन सब के इंटरलिंकेजेस हमको स्पष्ट हो जाएंगी, है ना। फिर उसके बाद किताब का सहारा छूट गया, सूचना जो है वो अपने चित्त में स्थापित हो गई। उससे पहले तक किताब का सहारा रहता है ना हमारा एक। तो जब ये स्मरण में आ जाता है, तब इसका मतलब क्या है ना, अब ये अभ्यास में हमारे चित्त, वृत्ति और मन में आ गया। तो मनन की जो स्थिति है उसमें उसकी टॉप स्थिति क्या होगी? जब आप न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार आपका अभ्यास में सध जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि न्याय धर्म को हम यहां पे
स्थापित होने से पहले पहले यही अभ्यास करेंगे, है ना, इस गाइडेंस में, है ना, प्रमाण की रोशनी में हम जो है न्याय धर्म सत्य, न्याय धर्म का अभ्यास करेंगे। तो क्या है, स्मरण पूर्वक हम क्रिया प्रक्रिया और प्रयास क्या है, न्यायपूर्ण व्यवहार, और धर्मपूर्ण विचार, इनको हम अभ्यास करना है ना। और इनका अभ्यास कहाँ करना है ना, इनका अभ्यास की स्थली जो है वो है हमारा जीने की स्थली, जो हमारा परिवार है। परिवार में, संपर्कों में, संबंधों में, इस प्रकार से हम जब अभ्यास करते हैं तो एक स्थिति आती है जब बुद्धि की अनुरूपता में हो जाता है और चित्त बुद्धि को पहचान लेता है, चित्त अपने से विकसित को पहचान लेता है। एक सीमा तक वो इस रोशनी में काम कर रहा था, फिर उसके बाद में अपने स्वयं की रोशनी में काम करने लगता है ना। तब ये हो जाता है, इसको कहेंगे बुद्धि तंत्रित जीवन शुरू हो जाता है ना। इससे पहले चित्त तंत्रित जीवन था, फिर बुद्धि तंत्रित जीवन हो जाता है। ऐसे बुद्धि तंत्रित जीवन के बाद फिर वापस इसी चीज का अभ्यास करते हैं तो फिर आत्मा में अनुभव होता है और फिर आत्मा तंत्रित जीवन हो जाता है, जिसको हम कहेंगे अनुभव संपन्नता, है ना। तो 3 स्टेजेस हुई, अल्प जागृत, अर्ध जागृत, जागृत या पूर्ण जागृत। तो अल्प जागृत जो है इसमें चित्त तंत्रित जीवन है, इच्छा के अनुसार हम काम करते हैं, जैसे हम अभी कर ही रहे हैं सामान्य रूप से। इसमें अध्ययन द्वारा, यानी कि हम जो श्रवण और मनन है ना, इसकी इन स्टेजेस के द्वारा हम अर्ध जागृत स्थिति में पहुंचते हैं, जिसमें बुद्धि तंत्रित जीवन हो जाता है। फिर इसी के क्रम में जो है हम संकल्प पूर्वक प्रमाणित करना शुरू करते हैं। इससे पहले जो है यहाँ पे तो प्रयास पूर्वक कर रहे थे चित्त द्वारा, अब बुद्धि में संकल्प पूर्वक हम अभ्यास करते हैं। जिससे अनुभव संपन्नता तक पहुंचते हैं और उस आधार पर जीने में प्रमाण को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अभी तक इसमें कोई दिक्कत, सिंपल सेंटेंसेस हैं, इसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर कोई प्रश्न हो तो बात देखें। हाँ, अध्ययन का जो प्रोसेस है उसको कहा 3 चीजों में, निरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण।
तो वैसे तो इसकी परिभाषाएं हम अच्छे से देखेंगे, है ना, और इनकी पूर्णता के अर्थ में परिभाषा है, बट एक चर्चा में जो बाबा जी के साथ में ये जो आया था उसको बता देता हूँ। ईक्षण का मतलब होता है देखना, निरीक्षण का मतलब होता है स्वयं को देखना, है ना। तो निरीक्षण का मतलब होता है, मतलब अभी देखिए जैसे कुछ ध्यान की विधियां हैं, उसमें अपनी सांस को देखना है ना, किसमें अपनी संवेदनाओं के अंदर देखना है, उन संवेदनाओं के प्रति समता में को बना के रखना है। इस प्रकार से निरीक्षण का अभ्यास किया जाता है। यहाँ पर क्या निरीक्षण का अभ्यास कर रहे हैं? यहाँ पर कह रहे हैं लक्ष्य के अर्थ में निरीक्षण करना है, अपने कार्य और व्यवहार का निरीक्षण करना है। क्या लक्ष्य है? समाधान और समृद्धि के अर्थ में, न्याय धर्म और सत्य के अर्थ में अपने कार्य और व्यवहार का और उसके फल परिणामों का निरीक्षण करना है। तो अब ये जो है वो व्यवहारिक परिभाषा हो गई, है ना। ये जो है आंख मूंद करके साधना नहीं है, आंख खोल करके साधना है ना। तो निरीक्षण का मतलब लक्ष्य के अर्थ में अपने कार्य व्यवहार का मूल्यांकन करना, है ना। मैं कहाँ तक सफल हो पाया अपने बच्चे के साथ व्यवहार में, मैं कहाँ तक सफल हो पाया अपने पड़ोसियों के साथ में, कहाँ तक सफल हो पाया समाज में। इस प्रकार से अपना जो भी दायरा है उसका इस दर्शन की रोशनी में मूल्यांकन करना, ये निरीक्षण है। ये स्वयं का होता है। स्वयं का निरीक्षण। तो ये एक तो ये तीनों जो हैं वो लक्ष्य के अर्थ में है। लक्ष्य के अर्थ में निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण। परीक्षण होता है प्रमाण का या गुरु का, है ना। एक बार बाबा जी ने एक चर्चा में बोला, एक अनुभव शिविर में बोला कि मैं स्वयं को और अपने कथन को आपसे परीक्षण करवाने के लिए प्रस्तुत हूं, है ना। तो कोई चीज स्टेबल होनी होगी, उसी के आधार पर अपन चेक करेंगे किसी चीज की वैलिडिटी को। कोई चीज को आपको बेंचमार्क रखना पड़ेगा कि ये चीज पूर्ण है। तो अध्यापक जो है वो परीक्षण का आधार होता है ना। कि हम भी अभी जो है जैसे चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ सोम भैया ने क्या बताया था, है ना। तो उसको हमारा एक प्रकार से बेंचमार्क होता है। तो हम हर चीज का मूल्यांकन करने के लिए हमारे दिमाग में रहता ही है कि क्या चीज बताया गया था, है ना। और हम सब ये पूछते ही हैं अध्यापक से, जो आप बोल रहे हो क्या आप वैसा जीते हो। और एक्चुअली में हमारी अंधानुकरण तब नहीं है, ये बेसिकली आंख खोल के अनुकरण है। अंधानुकरण मतलब ये है हम जो बोल रहे हैं वो सुनो, हम जो कर रहे हैं वो मत पूछो, है ना। और आंख खोल के अनुकरण मतलब है कि हम जो बोल रहे हैं वो भी सुनो, हम जो कर रहे हैं उसको भी देखो, है ना। तो परीक्षण जो है वो अध्यापक का होता है ना। तो अध्यापक अपने आप को परीक्षण के लिए प्रस्तुत करता है कि भाई आप मुझे जांच सकते हो। जब तक कोई घोषणा नहीं करता है कि मैं अनुभव संपन्न हूं, तब तक आप उसको जांचिए मत, है ना। ठीक है ना। जो घोषणा किया है वो अपने आप को जांचने के लिए प्रस्तुत किया है, ठीक।
फिर उसके बाद में है सर्वेक्षण, वो है सभी का, कि अपने साथ में और सब लोगों के साथ में भी वैसा ही हो रहा है। हम क्या है, केवल गुरु से ही नहीं सीखते हैं, एक दूसरे से भी सीखते हैं। तो ये जो सोमभैया कई बार बताते हैं कि वातावरण का बहुत योगदान है, एक्चुअली ऐसा है। हम लोगों में अक्षय रूप में कल्पनाशीलता मौजूद है, और हमारे अपने अपने जीवनों में अपने अपने एक्सपीरियंसेस रहे हैं। सभी के एक्सपीरियंसेस से हम सीख सकते हैं। सभी चीज़ें हमें स्वयं एक्सपीरियंस करनी है ये ज़रूरी नहीं है। तो ये जो ऐसी शिविर हैं वो एक्चुअली अपने को बहुत सारे इनपुट्स देते हैं, है ना, अपने चित्त को स्थिर करने के लिए। तो सर्वेक्षण जो है वो एक्चुअली एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। जो एकांत विधि साधना या मौन विधि साधना है उसमें सर्वेक्षण नहीं होता है ना, उसमें तो आंख बंद करके आप अलग बैठते हो। यहाँ पे क्या है, सब लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, गोष्ठी करते हैं, कुछ उसमें एक दूसरे की सुनते हैं, अपनी बात बताते हैं, काफ़ी मन हल्का हो जाता है ना। कुछ वो पता लगता है, किसी से कुछ पता लगता है, किसी से कुछ पता लगता है। तो कुल मिला के ये वाला भी एक महत्वपूर्ण भाग है अध्ययन का, है ना। देखिए, कुल मिला के जो स्थिति हमारी अनुभव में बनेगी या साक्षात्कार बोध में बनेगी, उसमें हम मानव को अपने आप को एक इंडिविजुअल के स्थान पे पहचानने के, एक संपूर्ण मानव जाति को एक स्वरूप, एक इकाई के रूप में पहचानने की जगह में आएंगे। तो हमारा एक एक्चुअली में नजरिया एक बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। एक नजरिया है कि हम अपने आप को एक आइसोलेटेड यूनिट के रूप में पहचान रहे हैं, अभी जैसे हमारा है। संवेदना के आधार पर जो है ऐसे ही बनता है। मेरी संवेदना, मुझे शरीर के आधार पे सोचते हैं ना कि भाई दर्द हुआ तो मुझे हुआ, कुछ प्लेजेंट, कुछ मीठा खाया तो मुझे मीठा लगा। जबकि दूसरा जो स्रोत है वहां पर एकत्व है ना। जो ज्ञान का जो स्रोत है वहां पर एक्चुअली चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। व्यापक सत्ता की एकता का अनुभव हो रहा है ना, संपृक्तता का अनुभव हो रहा है। तब उस समय मानव जाति जो है वो एक स्वरूप में स्पष्ट हो रहा है। वो एक नजरिया जो है वो एक डिफरेंट नजरिया है ना। उसी आधार पर न्याय, धर्म और सत्य की व्याख्या की गई है। न्याय, धर्म और सत्य की व्याख्या जो है शरीर के आधार पर, अनुकूलता प्रतिकूलता के आधार पर नहीं की गई है। मेरा न्याय है ना, मेरे लिए न्याय हो जाए, मेरे लिए धर्म हो जाए, ऐसा नहीं है। तो सर्व मानव के अर्थ में जब बात होती है तब ये बेसिकली ऐसी मानसिकता का बनना, ऐसी समझ अपने अंदर विकसित होना, ये स्थिति बन रही है। तो क्या हो रहा है, हमारे अध्ययन अभ्यास पूर्वक इसमें जो एक अस्पष्ट गति थी, है ना, ये कभी इधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था, ये अब एक्चुअली लक्ष्य की ओर स्पष्ट गति हो जाती है ना। चित्त में योजना आ जाती है, वृत्ति में समाधान आ जाता है, और मन में मूल्य आ जाते हैं, और उसके साथ में एक जो है हमारी कल्पनाशीलता जो है अब वो एक डायरेक्शन के अंदर चलने लगती है। जी सर। मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। समझता था जीवन विद्या के पहले कि ध्यान करना है और ध्यान करने से ज्ञान की प्राप्ति होगी। हाँ। और जैसे जीवन विद्या किया तो इमीडिएटली समझ में आया कि ध्यान देना नहीं है, ध्यान
ध्यान देना है, ध्यान करना नहीं है। और ध्यान करने से समझने ही ज्ञान की संज्ञानशीलता में जाएंगे। तो एकदम अभी और जो अस्पर्श गति है वो स्पर्श गति करने के लिए सटीक ध्यान देना है। ठीक, बिल्कुल सही। तो देखिए, एक वाक्य बाबा जी कहते थे, हमारा ध्यान जो है वो लक्ष्य के अर्थ में हमारा ध्यान रहता है। हम जिसको लक्ष्य मान लें, लक्ष्य के अर्थ में हमारा ध्यान लगा रहता है। तो कुल मिलाके क्या है, हमको मानव लक्ष्य की स्पष्टता होनी होगी अपने चित्रण में। समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व का क्या स्वरूप है, वो अपना लक्ष्य हो गया। लक्ष्य को अपन स्थिर करते हैं तो अपना ध्यान भी उसमें लगता रहता है, और फिर उसके अनुसार हमारा विचार चलना शुरू हो जाता है, उसके अनुसार हमारा कार्य व्यवहार भी चलने लगता है। धीरे धीरे हम उस तरफ गति करने लगते हैं। एक बार एक चर्चा में बाबा जी ऐसे भी बोले कि सब भूल जाओ, लेकिन ये याद रखना कि मानव का लक्ष्य जो है समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व है ना। तो ये लक्ष्य को बेसिकली अपने अंदर स्थिर रखना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा चित्त जो है वो लक्ष्य की स्थली है। चित्त को अगर हम एक निश्चित लक्ष्य देते हैं तो बाकी चीजें जो हैं उसके तंत्र में आ ही जाती हैं, है ना। तो अध्ययन में हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य के प्रति और स्पष्ट होते जा रहे हैं। उसके साथ में हमारा विचार जो है और स्पष्ट होता जा रहा है। उसके साथ में हमारा परिस्थितियों के साथ में हमारा अलाइनमेंट बनता जा रहा है। हम परिस्थितियों को बदलते जा रहे हैं। क्यों अलाइनमेंट मतलब उसको हम, हाँ, है ना, सभी चीजों को साथ साथ लगाना, है ना। तो जैसे 10 चीजें हैं अभी बिखरी हुई हैं, उन चीजों को एक तरफ लगाना, एक डायरेक्शन के अंदर देना। हाँ जी, सर्वेक्षण। ये लक्ष्य के अर्थ में हम जो निरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण की बात कही हमने, तो जैसे सोम भैया से भी मैंने अभी पहले प्रश्न किया था कि अगर हम अपनी प्रगति को किस तरह से जांचें, हमें कैसे पता लगेगा। तो क्या इन तीनों मापदंड से ही हमें पता लगेगा कि हम स्वयं सिर्फ निरीक्षण से ही उसको सही मान के मतलब सही समझ लें जो हम निरीक्षण करते हैं। मतलब परीक्षण भी ज़रूरी है और सर्वेक्षण भी ज़रूरी है अपनी प्रगति का माप करने के लिए। बिल्कुल, परीक्षण और सर्वेक्षण भी महत्वपूर्ण है। ये केवल अपने अंदर झांकने वाला कार्यक्रम नहीं है ना। क्योंकि जैसे बाबा जी के पास में हम लोग जाते थे तो उनसे एक तो मार्गदर्शन पाते थे, है ना, कुछ जो स्पष्ट नहीं है उसकी स्पष्टता पाते थे, साथ ही में उनसे अपना मूल्यांकन पाते थे, है ना, कि बताइए बाबा जी हम मतलब आपकी नज़र में हम कहाँ बैठते हैं, है ना। तो वो भी एक बेसिकली एक महत्वपूर्ण इनपुट रहता है ना। और जो वो मूल्यांकन मिलता है वो अपने को स्वीकार हो जाता है, भले ही कितना ही हार्श हो, और उससे अपने लिए आगे की जगह बन जाती है। तो परीक्षण जो है वो एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपना निरीक्षण, अपना मूल्यांकन जो है हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो एक प्रमाण का धुरी रखना आवश्यक है, जिससे जो है हम, और वो प्रमाण की धुरी को अपन पुस्तक नहीं रख सकते, क्योंकि पुस्तक तो जो हमारे मन में होगा हम वैसे ही इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति होगा जो उसको समझा है वो
उसके अर्थ को स्पष्ट करेगा। और अगर हमारे अनुमान में उससे लेकर कुछ अन्यथा हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं तो वो उसके अंदर सुधार करेगा। तो इसमें क्लियरली दो जनों का इन्वॉल्वमेंट है। और तीसरा सर्वेक्षण मतलब हमें आसपास के लोगों का भी। हाँ, जैसे हम लोग आए हैं आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, है ना, परिवार में परिवारजनों से बात करते हैं, तो एक तरीके से सर्वेक्षण से परिवार में सबका मत लेते हैं, तो उससे क्या है कि एक रूपता बनती है ना। हम क्या सोच रहे हैं ये दूसरे को पता लगता है, एक ट्रांसपेरेंसी बनती है ना। दूसरा क्या सोच रहा है उससे हमको मिलती है, तालमेल बैठाने का बेसिकली कुछ आधार बनता है। तो सर्वेक्षण जो है घर में आवश्यक है, पति पत्नी के बीच में बातचीत आवश्यक है। तो ये जो बेसिकली मार्ग है ये सबको साथ लेकर चलने का है। तो इसमें ऐसा रहता है कि एक तो मैंने खुद जो समझा है, जैसे कई बार ऐसा मैंने खुद का भी मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ से मैंने कुछ समझा और मुझे लग गया अब जिसने नहीं ये किया है शिविर उसको जाके मुझे लगता है उसको नहीं पता है, तो एक समझाने का एक वो भाव अंदर से हो जाता है, आई एम सुपीरियर, मुझे आता है उसको नहीं आता है और मैं उसको समझा दूँ। एक तो ये मतलब सही से हमने अभी उस चीज़ को समझा है कि नहीं समझा है, लेकिन एक माइंड में आ जाता है कि ओके मुझे अब ज़्यादा पता है, तो उसमें हम अपने आप को किस कसौटी पे रख के देखें कि नहीं जो मैंने समझा है अब मैं किसी को समझाने के योग्य हूँ। और दूसरा परीक्षण में जैसे आप बोल रहे हो आपके साथ गुरु थे जो आप कंटिन्यूस इंटरेक्शन में रहते थे, अभी हम आपके साथ हैं, आप मतलब मासेस में प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हो, तो हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन आपके साथ नहीं है। तो हम अपना परीक्षण मैं समझ गया आपकी बात, थोड़ा सा कहने की कोशिश करता हूँ। हाँ, और सर्वेक्षण में मतलब हम किसी और के साथ करेंगे तो उनका क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उनसे जो फीडबैक आ रहा है उसको हमें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, तीनों में डाउट मतलब एक बैठा हुआ है। देखिए ये तीनों जो हैं अनुमान की प्रक्रिया है, और अनुमान जो है वो अध्ययन के लिए साधन है ना। तो इसको एक्चुअली में हम एक वैलिड प्रोसेस के रूप में मानेंगे। हम किसी की सुनेंगे तो हम एकदम बरगला जाएंगे ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम लक्ष्य के अर्थ में सर्वेक्षण कर रहे हैं, लक्ष्य के अर्थ में निरीक्षण कर रहे हैं, लक्ष्य के अर्थ में परीक्षण कर रहे हैं। दूसरी बात, मानव में दो गतियां हैं, एक गति है अनुभव तक पहुंचने की, समझने की, पूर्णता तक पहुंचने की, एक गति है उसको बताने की, उसको प्रकाशित करने की, प्रमाणित करने की। ये दोनों गतियों के साथ में आदमी है। अध्ययन काल में यानी जब हम समझ रहे हैं तो बाबा जी से पूछा कि क्या ये जो हमारी बाहर की ओर बताने की प्रवृत्ति है, क्या इसको हमें रोकना है ना, क्योंकि ये हम में अहंकार भी दे सकता है ना, तो क्या हम इसको किसी तरीके से कंट्रोल करें। तो उनका ये कहना था हर मानव में ये दोनों गतियां हैं, छुपकर कोई भी रहना नहीं चाहता है ना, आदमी व्यक्त होना ही चाहता है, लेकिन इन दोनों गतियों में से जो गति अनुभव तक की गति है, अंदर की ओर जो गति है, उसको प्राथमिकता दी जाए। समझने की ओर गति है और प्रमाणित होने की ओर गति है, तो समझने की ओर गति को प्राइमेसी दी जाए और प्रमाणित होने के लिए, और आदमी जो है छुपकर जीना नहीं चाहता है, जितना हमको समझ में आया है उसको हम शेयर करना ही चाहते हैं। अब ये जो शेयर करना है ये किस तरीके से किया जाए, है ना, तो इसके 4 स्टेजेस हम सोच सकते हैं कि मैंने ये बात सुनी, इससे मेरी कल्पना में इससे शुभ ही होता है। अपनी बता रहे हैं मैंने ये बात सुनी
और इससे शुभ ही होता है। मैंने सुना, हमने क्या सुना, बेसिकली अस्तित्व जो है वो सह अस्तित्व स्वरूप है, सभी कुछ व्यवस्था के स्वरूप में है, जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव है, और मानव भी व्यवस्था में जी सकता है। सार रूप में तो यही बात है। ये अपनी कल्पना में आया, कल्पना में जितना है उससे हमको लगता है कि अगर उसको सब लोग समझते हैं तो इससे शुभ ही हो सकता है। इस बात को ऐसा करने में कोई दोष नहीं है। हम किसी से शेयर करते हैं कि हमने ये बात सुनी है ना, और इससे मेरी कल्पना में शुभ का स्वरूप आता है। दूसरा है, इस आधार पर मैंने सोचा है ना, और मेरा तर्क जितना दूर तक जाता है, ये बात मेरे तर्क के ऊपर खरी बैठती है ना, तर्क में ये मेरा पूरा पड़ता है। हम इतना ही कह रहे हैं कि जितना मेरे में इंटेलिजेंस है, जितना मेरे तर्क मैं दूर तक सोच पाता हूं, उतने तर्क के अंदर ये पूरा पड़ता है। इसमें भी कोई दोष नहीं है ना। तीसरा ये है, ये मुझे कुछ समझ में आया है और इसको मैंने कुछ जीने का प्रयास किया है और उससे मैं खुश हूं। मुझे जो जितना समझ में आया है, और हम उतना ही क्लेम करेंगे जितना जिए हैं, है ना। मुझे जितना समझ में आया उसको जीने से मुझ में तृप्ति है। इस आधार पे हम दूसरों से बात कर सकते हैं। चौथी स्टेज है, ये बात मेरे अनुभव में आ गई है और मैं प्रमाण के साथ कहता हूं कि बात सच्चाई यही है। यह ज्ञान मेरे अनुभव में है और मैं प्रमाण हूं। ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्थिति है। इसको कहने में भी कोई दोष नहीं है अगर ये स्थिति बनी है ना। तो हमारी स्थिति का पहले हम मूल्यांकन करें, है ना, और जो स्थिति अपनी बनी हो उससे थोड़ा सा कम करके बताएं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँगा। एक सूत्र है, क्रोध अपनी अक्षमता का प्रदर्शन है, ऐसा कुछ है। तो अगर किसी के साथ मेरा इंटरेक्शन हो रहा है और उसका एंगर रिएक्शन है और मैं सामने से कुछ उसको इस तरह का सूत्र बोलूँगा तो और बैकफायर करेगा वो। ठीक बात है। तो अपने को देखना ही पड़ेगा कि किस तरीके से बैकफायर नहीं करता है ना। तो ज्ञान को एक्चुअली शेयर करने का एक सामान्य व्यवहारिक तरीका है ना, वो अपने को करना होगा। ये खाली मतलब रट के बोलने वाला काम नहीं है। उसमें जो व्यवहार के जो सूक्ष्मताएं हैं, शिष्टताएं हैं, उन सबको बनाकर अपने को चलना है ना। अपने को किसी पे चढ़ाई नहीं करनी है ना। फाइनली एक्चुअली देखिए, समझते उसी से हैं जिसको हम गुरु मानते हैं। दूसरा आपको गुरु मान नहीं रहा है ना, आप गुरु बनना चाह रहे हैं तो वो चलेगा नहीं ना। तो संबंध को पहले सेट करना पड़ेगा कि किस संबंध में हम सुन रहे हैं। जैसे आप और मैं जो बात कर रहे हैं, गुरु शिष्य संबंध में बात नहीं कर रहे हैं, हम भाई मित्र संबंध में बात कर रहे हैं।
अभ्यास से। तो धीरे धीरे ही होता है, कोई चीज एकदम पढ़ने से, जितना हमारे समझने की इच्छा है उतना ही आसान है, और जितना हम नहीं समझना चाहते हैं उतना ही कठिन है ना। तो भाषा उतनी ही कठिन है जितना हम उसको समझना नहीं चाहते। नहीं, वो तो सामान्य ही बात है। मतलब कृपा का मतलब यही है कि जिसमें वस्तु हो लेकिन पात्रता नहीं हो, तो वो पात्रता को स्थापित करना। दया का मतलब है आप में कुछ पात्रता है और पात्रता के अनुरूप आप में वस्तु स्थापित कर देना। और करुणा का मतलब है पात्रता और वस्तु दोनों ही नहीं हो, उन दोनों को स्थापित कर देना। तो पहली बात अपने को ये स्पष्ट होनी पड़ेगी कि जो भी अध्ययन विधि में हमारी गति जो है वो दया कृपा करुणा के साथ में ही होती है ना। तो दया कृपा करुणा जो है उसके साथ में ही होती है। तो उसमें श्रेष्ठता को पहचानना ही होता है ना। और इसमें एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आपको किसी की शरण में जाना है और एक जने से आपको किसी का दास बन के रहना है, और ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। हम हर एक के अंदर श्रेष्ठता को पहचान सकते हैं, है ना। और उसको उस मतलब अपने पास में बेसिक रेफरेंस रहता है, उस आधार पर हम हर एक में श्रेष्ठता को पहचान सकते हैं। फिर अपनी जिनके साथ में ट्यूनिंग बैठती है उनके साथ में हम संवाद कर सकते हैं, है ना। तो हर एक की ट्यूनिंग हर एक के साथ बैठ जाएगी ये भी जाती है ना। जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठती है उसके साथ में आप बातचीत करते हैं। जिसको आप श्रेष्ठ स्वीकारते हैं आप उसी से ही समझोगे। इसको मतलब इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ना। तो मेन जो है वो आधार एक रहते हुए भी हमारे पास इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। दास युग एक हुआ जिसको कहते हैं, दास युग वो था जबकि एक्चुअली राजा और गुरु को प्रति दास बनाने की प्रथा चली, है ना। यहां पर वैसा नहीं कह रहे, है ना। यहाँ पे जो है एक व्यक्ति जो समझा है वो दूसरे को समझा देता है। इस तरीके से दूसरा व्यक्ति भी समझ सकता है। जो समझने वाला है वो हमेशा नीचे ही बैठेगा, वो नीचे ही रहेगा, वो केवल प्रवचन सुनेगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं, है ना। फाइनली लक्ष्य क्या है? जो समझा रहा है वो व्यवस्था में जी रहा है और जो समझ रहा है वो भी व्यवस्था में जीने के योग्य हो जाए, है ना। ये जगह है। इसमें शासन नहीं बना रहे हैं कि जो समझा हुआ है उसको किसी टॉप सीट के ऊपर बैठाएंगे और बाकी लोग जो हैं प्रवचन सुनने आएंगे, ऐसा नहीं कह रहे हैं। जो समझा है वो अपने जीने में प्रमाणित करेगा और जो समझ रहा है वो भी समझकर फिर जीने में प्रमाणित करेगा, है ना। तो इसमें उस तरीके की हायरार्की नहीं है, बट डेफिनेटली एक श्रेष्ठता की पहचान तो है। मैं नागराज जी के कांटेक्ट में थे और आप अपने अच्छे से स्टडी भी किया, अध्ययन किया, खुद का निरीक्षण, फिर उसके बाद परीक्षण करवा सकते थे उन्हीं से कि हम कहाँ पे हैं अभी। तो हम किस तरह से अभी इस स्थिति भैया में हो ही रहा है। मैं देख रहा हूँ जैसे सोम भैया भी आप सबसे बात कर रहे थे, हम सबसे बात कर रहे थे, तो कुछ हद तक वो होता ही है। आप सब के क्वेश्चंस उसमें वो परीक्षण का पुट है ही। और देखिए इसमें मतलब ऑल और नथिंग वाला केस नहीं है ना।
जैसे वो बताया कि कोई चीज को आपने बीज लगाया, उसके फल आने के अंदर समय है ना, पर इस वो पेड़ अगर ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो सही दिशा में है ना। तो उस तरीके से हम इसके अंदर मानते हैं। तो हमको जो मान्यता ही कहेंगे अभी, तो हमको लगता है ये जो कुछ प्रयास हैं ये सही दिशा में हैं और इसका फल आएगा ही। और उनके अनुसार जो जितना समझे हैं उसको समझाते भी चलो, और जितना समझे हैं उसको समझाने से आगे और समझने की पात्रता बनती है ना। जैसे मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ, कुछ मैंने ज़्यादा बोल दिया, उसका मुझ में कुछ प्रभाव पड़ता है, वो मेरे लिए आगे समझने की पात्रता बनती है। अगर मैं मान लो ऐसा सोच लूं कि जब तक मैं पूरा नहीं हो जाता तब तक मुझको मुंह नहीं खोलना है, तो वो भारी हो जाता है। इसको बाबा जी एक बार बोले, ये दुर्घट प्रयास है ना। क्योंकि मानव जो है वो सामान्य रूप से व्यक्त होना ही चाहता है। तो एक तरीके से ये पूरी मानव जाति का कलेक्टिव प्रयास है जागृत होने के लिए। एक व्यक्ति ने अनुसंधान, भले ही एक व्यक्ति का प्रयास हो, अध्ययन जो है ये एक्चुअली एक कोलैबोरेटिव प्रयास है, सबको मिलके करना होगा इसे, उसी से ही सम्मिलित रूप से इसके अंदर गति होगी। तो हम आपस में जो शेयर करते हैं ये हम सबकी एक दूसरे की गति के लिए सहायक है। तो उसी के लिए जो जो योजनाएं बनाई हैं, चाहे वो जीवन विद्या योजना हो और परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना हो या फिर शिक्षा का मानवीयकरण योजना हो, ये सारी योजनाएं ऐसी हैं जिससे हम लोग कोलैबोरेट करें जागृति के अर्थ में। ये नहीं है कि हम लोग जागृत होने के बाद में इन योजनाओं को करें, ये योजना को क्रियान्वयन करते हुए हम जागृत होंगे, ऐसा मुझको समझ में आता है। सहायक तो है, वो तो समझ में आता है, हेल्प करता है कहीं ना कहीं, लेकिन जो आंकलन हो रहा है वो सही है कि नहीं, उसके लिए थोड़ा देखिए हमको इसमें इंजीनियरिंग अप्रोच लेना होगा। इंजीनियरिंग अप्रोच का मतलब होता है एकदम परफेक्ट नहीं, बट फेयरली क्लोज, है ना। मतलब कि हाँ पूरा एकदम परफेक्ट मिल जाए ऐसा होता नहीं है, मूल्यांकन हो जाए, बट काफी सही डायरेक्शन, हमको ओवरऑल सही डायरेक्शन मिल जाता है। ऐसे इसके अंदर चलते हैं। इवन बाबा जी भी कोई बात हमको बताते थे, हम उसको कितना ले पाते थे वो हमारे ऊपर है ना। जैसे उन्होंने कुछ बताया कि ऐसे है, पर हम उसको ग्रहण तो अपनी पात्रता के अनुसार ही करेंगे ना। वही स्थिति आज भी है। तो ऐसा नहीं है कि वो बैठे थे तो कोई गोल्डन शाइनी कुछ था, फिर उसके बाद में वो अब चला गया और उस तरीके से अब कुछ मिसिंग हो गया, ऐसा नहीं लग रहा है। प्रोसेस एक इनिशिएट हो गया, उसी प्रोसेस के अंदर मुझको लगता है कि आगे की ओर गति हो रही है, बल्कि वो गति बढ़ी ही है, कम नहीं हुई है ना। अध्ययन का प्रोसेस उनके जाने के बाद चेंज नहीं हो गया, अध्ययन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो गई है ना। तो वो प्रोसेस जो है वो चल ही रहा है। लोगों की है ना एक्चुअली मैच्योरिटी वो बढ़ ही रही है, ज़्यादा लोगों का कोलैबोरेशन जो है वो बढ़ ही रहा है, और अगर कुछ गलती होती भी है तो उसके अंदर सुधार हो ही जा रहा है। गलतियां तो उनके सामने भी हो ही रही थी। तो ऐसा है इसके अंदर, है ना। तो ऐसे इसके अंदर थोड़ा उदार मन से चलना होगा, है ना। ऐसा अभी फोकस जो है, जो बताया जा रहा है उसके ऊपर रखा जाए, है ना। तो अदरवाइज हम 10 तरीके की और बातों को भी खोल सकते हैं, उससे कुछ कहीं पहुंचेंगे नहीं। यस, यहाँ जो बताया जा रहा है उसको सुनना चाहिए।
ठीक है। और कोई बात? मेरी तरफ से आज इतना ही बात रखनी थी मुझे। इस पर अगर कोई और प्रश्न बनता हो तो है। हाँ, दोनों लक्ष्य और योजना की स्थली चित्त है। हाँ, वो उसी से ही मूल्यों के आस्वादन में ही सुख है ना। सुख जो है वो बेसिकली सुख का आस्वादन, आस्वादन अपेक्षा रहती है मन में। तो आस्वादन जो है वो किन किन चीज़ों का होता है ना, रुचि मूलक, मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक। तो ये सभी मूल्य या मूल्य कह लें या फिर रस कह लें, है ना। तो क्योंकि मूल्य एक ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड लगता है ना, तो उस अर्थ में इसको लिख दिया। तो बेसिकली यही बात है कि सर्व मानव में शुभ की सहज अपेक्षा है, और शुभ जो है वो हम सभी निरंतरता, समाधान और मूल्य को चाहते हैं। मूल्य को भाव भी कह सकते हैं। योग्यता, पात्रता और क्षमता में डिफरेंस बताइए। ठीक, हाँ जी। बुद्धि में बोध की या समझ की अपेक्षा है, आत्मा में ज्ञान की अपेक्षा है। क्षमता है वहन क्रिया, योग्यता है प्रकाशन क्रिया, पात्रता है ग्रहण क्रिया। तो हमें कुछ पात्रता होती है, उसके अनुसार हम ग्रहण करते हैं। पात्र बना मतलब उसमें हम कुछ ग्रहण करते हैं। तो हमारे अंदर क्या, कैसे पात्रता बनती है? हाँ, हमारे अंदर किसी चीज में हम ठोकर खाए होते हैं तो हमको एक आवश्यकता बन जाती है, या फिर किसी से प्रेरणा मिली होती है तो हमारी कुछ पात्रता बनती है ना। तो उस तरीके से हम में कुछ पात्रता होती है, पात्रता के अनुसार ही हम ग्रहण कर पाते हैं। जैसे पूरी चीज आपके ऊपर एकदम से रख दें, पर ग्रहण उतनी ही होगी जितनी आपकी पात्रता है ना। तो पात्रता के अनुसार हम ग्रहण करते हैं। योग्यता के अनुसार हम प्रकाशित करते हैं, मतलब अब जितना हम समझ गए हैं उसको हम जीने में प्रकाशित करते हैं। प्रकाशित करते हैं मतलब उसको जीने में लाते हैं, आचरण में लाते हैं, है ना। तो योग्यता जो है अपनी आचरण में स्पष्ट होती है, दूसरों को बताने के रूप में स्पष्ट होती है ना। और प्रेजेंट क्षमता जो है वो भले ही भ्रम की हो या फिर अध्ययन की स्थिति हो, लेकिन पॉसिबिलिटी के रूप में हर एक मानव के अंदर जो है दिव्य मानव होने की क्षमता है ना। तो इस तरीके से हम देखेंगे क्षमता, योग्यता, पात्रता इकाई की होती है या व्यापक की होती है? इकाई की होती है ना। व्यापक तो वही स्थिति में बना रहता है, पूर्ण स्थिति में बना रहता है। इकाई की क्षमता, योग्यता, पात्रता में विकास होता है ना। इकाई की क्षमता, योग्यता, पात्रता में विकास होता है। हाँ जी सर। ओके। पात्रता किस तरह से विकसित की जाए या किस तरह से उसको इम्प्रूव करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। कृपा से पात्रता जिसमें नहीं है, गुरु की कृपा होती है तो उससे पात्रता विकसित होती है ना, एक वाक्य है। तो किस तरीके से विकसित होती है?
एक तो है हमारी जिस चीज की अभी योग्यता अभी नहीं बनी है, उससे अधिक योग्यता का कुछ जिम्मेदारी हम लें, उसको करने के क्रम में हमारी पात्रता बनती है। जैसे ये शिविर में मैंने ली। हाँ हम सभी कुछ कुछ कर ही रहे हैं। मैं भी जो यहाँ पे बैठा हूँ तो एक्चुअली मेरी योग्यता से अधिक की बात है, तो मैं उसको करने से, किसी चीज़ की आप जिम्मेदारी लेते हैं उस क्रम में अपनी पात्रता बनती है। तो ऐसा समझा जाए कि अनुभव से पात्रता विकसित होगी। अनुभव आगे की चीज़ है, अनुभव के लिए पात्रता बन रही है ना। तो हम किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं, कुछ कार्यक्रम में कुछ जिम्मेदारी लेते हैं, उसका वहन करते हैं, है ना। और तो उससे हमारी आगे की पात्रता बनती है। हाँ, प्रयास से। क्योंकि जैसे मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी लेवल के ऊपर हैं, तो आप जब नेक्स्ट लेवल का काम करने लगते हो उसी लेवल पे रहते हुए, तब आपका प्रमोशन होता है ना। वैसे ही हम अगर कुछ जिम्मेदारी का काम ले लेते हैं, है ना, तो उससे हमारा पात्रता का विकास होता है और हम उसके अंदर करने लगते हैं। दूसरा है पात्रता का विकास होने से कि अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का सानिध्य में अपना मूल्यांकन प्राप्त करना, है ना। तो भी उनके कुछ कहने से हमारा कुछ ऐसा ध्यान चला जाता है ना। तो वो भी एक तरीका होता है जिससे अपनी पात्रता विकसित होती है। क्योंकि कभी कभी हम अपने अहंकार में होते हैं, किसी पक्ष में उन्होंने हमें इग्नोर किया या कुछ इस तरीके से कुछ कहा हमको किसी और लोगों के सामने, या कुछ इस तरीके से हमारा किन्हीं बात पर ध्यान चला जाता है कि है ना, एक्चुअली मैं तो कुछ मान रहा था, ये सच्चाई तो कुछ और है ना। तो हमारे अंदर कुछ जगह बन जाती है आगे और कुछ रिसीव करने के लिए, है ना। तो ये पात्रता मतलब अपने अंदर कुछ जगह बन जाना आगे कुछ रिसीव करने के लिए। तो ये एक्चुअली सानिध्य में, सहस्तित्व में बेसिकली होता है ना। तो पहला तो तरीका है कुछ जिम्मेदारी लेना, है ना, जो कि जिसकी अभी योग्यता नहीं है उसकी जिम्मेदारी में। जैसे मैंने बाबा जी ने कहा कि तुम इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो, तो उससे तुम्हारे को समझने में सहायता होगी। तो मैंने, उसकी योग्यता नहीं थी क्योंकि अनुभव संपन्नता नहीं है, हम अनुभव वो वाली चीज़ को कर रहे हैं। तो लेकिन उसको करने के क्रम में ज़्यादा क्लोजली उस चीज़ को देखना, उस विचार के साथ में रहना, तो वो एक कार्यक्रम बनता है। उसके साथ में और लोगों को जोड़ना, उससे एक परस्पर पूरकता का भी कुछ स्वरूप निकलता है। तो वो एक, जैसे आप ये जिम्मेदारी लिए मुंबई में जीवन विद्या को किस प्रकार से लेकर आएँ, तो इससे इसके साथ में आपका एक इतने सारे लोगों के साथ में संपर्क बना, उनके साथ में एक कोलैबोरेशन बना, एक सेवा का भाव बना, उनका वो, ये सब चीज़ों से आपकी पात्रता बन रही है। तो वो ये एक बेसिकली प्रोसेस है ना। मतलब अपनी ही आत्मा, फाइनली आत्मा जो है वो दृष्टा बना हुआ है जो बुद्धि में हो रहा है। हमारी आत्मा दृष्टा बना हुआ है ना। तो जो कुछ भी अध्ययन होता है वो अधिष्ठान के साक्षी में होता है। और आत्मा, है ना, हमको, क्योंकि जो कुछ बुद्धि के स्तर पे स्वीकृत होता जाता है वो परमानेंट रूप से चेंज हो रहा है, वो अनुभव के बाद भी परिवर्तित नहीं हो रहा है। अध्ययन विधि से जो बुद्धि में स्वीकार्यता बन रही है, जो अवधारणाएं बन रही हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए स्थिर होती जा रही हैं, है ना। ये जो हमेशा हमेशा के लिए स्थिर होता जा रहा है क्योंकि ये अधिष्ठान के साक्षी में हुआ है, आत्मा के साक्षी में हुआ है, जो कि व्यापक सत्ता के संपर्क में निरंतर बना हुआ है।
बुद्धि में अवधारणा बोध पूरा होने के बाद में कोई रीजन नहीं है कि आत्मा में अनुभव ना हो, क्योंकि अध्ययन जो है वो यहीं तक है। अध्ययन जो है वो बुद्धि का पेट भरने के लिए है ना? इसके बाद में बाबा जी की भाषा में अध्ययन का अध्याय ही समाप्त है ना। तो अध्ययन कक्ष क्या है? यही अध्ययन कक्ष है ना। इसके आगे जो है केवल प्रमाण या तृप्ति ही है ना। नहीं, जितना हम समझते जाते हैं उतना हमारा संकल्प बनता जाता है। जितना बातें हमारी बुद्धि में स्वीकृत होती जाती हैं उतना हमारा प्रमाणित करने का संकल्प बनता जाता है। तो अर्ध जागृत वो स्थिति है जब हम संकल्प पूर्वक अभ्यास करते हैं। जो हमारे को समझ में आया है उसके अनुसार हम, और वो समझ जो है वो हल्की समझ नहीं है, वो सारा मनन पूर्वक निष्कर्ष स्थापित हो गया है ना। पूरे निष्कर्ष निकल गए, अभ्यास सध गया, उसके बाद में वो जो स्वीकृत हुआ है ना, परिपुष्ट अनुमान के रूप में जो है हमको स्थापित हुआ है। यानी एक मैच्योर इन्फ्रेंस जो है अब हमको स्थापित हुआ है। एक तो होता है एक जनरल आइडिया, ये हमको अच्छा लगता है, ये लॉजिक में ठीक बैठता है। एक है कि नई चीज ऐसा ही है, ये अपने अंदर निरंतरता के रूप में स्थिर होता है और आत्मा उसको स्वीकृत करती है। ये एक गहराई के स्तर की स्वीकृति है जिसमें एक खेल बदल जाता है, अपने जीवन का खेल बदल जाता है, जिसमें अभी हमें एक टेंटेटिवनेस के रूप में हम काम करते हैं कि हाँ शायद ऐसा है या शायद वैसा है। वहाँ पे शायद वाला समाप्त हो जाता है, वहाँ पर इस स्थान में हो जाता है कि ऐसा ही है और ये सही है, इसी के अनुसार चलेंगे, है ना। तो संकल्प में एक वो दृढ़ता अपने अंदर आ जाती है। तो संकल्प जो है यहाँ पर जो सारा चर्निंग हुआ था उसके फलन में अपने को संकल्प बना है ना। अध्ययन के रिजल्ट में अपना संकल्प बनता है ना। अध्ययन से पहले हम क्या है, प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस रास्ते पर चलेंगे। अध्ययन के बाद जो है वो संकल्प बन जाता है कि हाँ ये समझ आ गया, ये अपने अधिकार पे बन गया। देखिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है, हमको कोई कॉन्सेप्ट, मतलब ये कोई चीज वस्तु के रूप में हमको स्पष्ट हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद में हमारी स्थिरता उसमें बन जाती है। जैसे जीवन रूपी वास्तविकता हमारे को क्लियर हो जाती है। खाली है ना वो टेबल बना देना और उसको याद कर लेना नहीं, हमको वास्तव में लगने लगता है कि एक्चुअली शरीर हार्ड मास के अलावा भी मेरा एक अलग अस्तित्व है ना, और वो एक्चुअली इसको चलाता है ना। इस चीज का एहसास अपने अंदर होने लगना, तब फिर उसके बाद में आपके लिए जीवन एक कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, वो एक रियलिटी बन जाता है ना। वैसे ही सभी एस्पेक्ट्स को लेके, चाहे व्यवहार में न्याय को लेकर, चाहे ममता को लेकर, कर्तव्य और दायित्वों को लेकर, हर एक चीज जो है वो अपने लिए रियल बनने लगती है। मतलब जैसे सोमभैया बोल रहे थे, अस्तित्व में वस्तुओं को पहचानना। अब ये अस्तित्व वास्तव में कहाँ पर है ना। अस्तित्व, मेरा अस्तित्व है, आपका अस्तित्व है, अपने पत्नी का अस्तित्व है, बच्चे का अस्तित्व है, मिट्टी पत्थर का अस्तित्व है। इसी व्यवहारिकता में हमें अनुभव करना है ना। तो वो एक बेसिकली प्रोसेस है जिसमें हम रियलिटी को, हम क्या है अपने कल्पना लोक के अंदर रहते हैं और आंखों पे एक तरीके से पट्टी बांध के चलते हैं। रियलिटी को
पूरा स्वीकारते नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रियलिटी को ऐसे का ऐसा स्वीकार लें, है ना। तो यहाँ जो सूत्र दिए गए हैं वो वास्तविकता को यथावत स्वीकार करने के अर्थ में दिए गए हैं। बढ़िया, तो यहाँ पर रुकेंगे, 6:15 हो रहे हैं। सभी ने ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। ओके।